समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे एनर्जी साइंस की वीडियो ले आओ। सॉरी यार, काफ़ी लेट हो गया है। अभी कुछ लोग कमेंट भी करोगे एग्ज़ाम के बाद देते तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं गाइस, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा सॉरी। अभी इक्विपमेंट नहीं है। एनालिसिस बहुत भयंकर तरीके से चली, बट फिर भी रिजल्ट जीरो रहा, ठीक है। बट जो बता रहा हूँ, अगर इतना पढ़ के जाओगे तो पास हो जाओगे और साथ ही अच्छे नंबर भी आएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लास्ट ईयर का पेपर प्रॉपर तरीके से देखना है, ठीक है। लास्ट ईयर आपको स्किप नहीं करना है। क्या है कि कुछ ना कुछ अगर लास्ट ईयर आप पढ़ लोगे तो पास तो ऐसे ही हो जाओगे, ठीक है, लास्ट ईयर से ही। बट रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद सेशनल अगर आपने दिए हैं, ऑनलाइन दिए हैं तो ऑनलाइन पेपर्स देख लो, ऑफलाइन दिए हैं तो ऑफलाइन देख लो। तीसरा हमारा टीचर जो इम्पोर्टेंट बताए। भाई टीचर को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, टीचर ने पेपर्स देखे हैं, वो उसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बना है, तो उन पे भी आपको फोकस करना है। मुझे जो जहाँ तक मिले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितना एनालाइज करने पे मिला, मैं आपको दे रहा हूँ। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। अभी क्या है, बहुत लोग घबराए होंगे, भाई इतना वेस्ट सिलेबस है इसमें कि आप परेशान हो जाओगे। एक अगर क्वांटम उठा रहे हो तो 11 पार्ट है एक चीज़ के, ठीक है। तो बहुत ही हार्ड था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है एप्लीकेशन एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल सेल्स। बहुत लोग बोलते हैं भैया नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। तो यार ये नोट्स भी आ गई है आपके लिए, नोट्स भी आप देख ही लो, ठीक है। लगे हाथ। अब देखो, सॉरी सांस बहुत फूल रही। एप्लीकेशन एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल सेल्स, ये दिया है 1-12 क्वांटम में, ठीक है, 1-12 पे। और तो इसमें दो पार्ट हैं, दो पार्ट बनते हैं। ए पोर्टेबल मतलब ए में क्या है कि हम 3 चीज़ें बताएंगे और इकोनॉमिक एस्पेक्ट जिसमें 5 पॉइंट्स बताएंगे। ए हमारा पोर्टेबल एप्लीकेशंस। पोर्टेबल एप्लीकेशंस, पोर्टेबल मतलब होता है कि हम उसको आसानी से कैरी कर सकें, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। तो एग्जांपल्स आपके, एक मिनट जरा सा, ODEC, ठीक है। इसमें दिया है पोर्टेबल एप्लीकेशंस में, जैसे कि अगर पोर्टेबल अपने आप से भी बना सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपके ये 3 पॉइंट मायने रखेंगे। बट पोर्टेबल एप्लीकेशंस होते कौन से, मैं बता दे रहा हूँ। पोर्टेबल पावर जनरेटर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पोर्टेबल मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ठीक है। अगर चाहो तो इन्हें लिखो, नहीं तो अगर अपना दिमाग चला सको तो पोर्टेबल जनरेटर्स घर में आजकल आते हैं, छोटा सा रहता है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस, मतलब जो आसानी से हम मतलब जो हमें आसानी से नहीं, सॉरी, जो हमें मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। जैसे ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स, ऑक्सिलरी जो मिलिट्री में यूज होता है, ऑक्सिलरी एक मशीन हो जिसे फायर करते हैं, ठीक है। दूसरा है लाइट ट्रैक्शन व्हीकल्स, मतलब लाइट ट्रैक्शन, उसमें लाइट, जो व्हीकल्स में लाइट लगी रहती हैं उनको भी एक तरह से गाइड करता है, ठीक है। तीसरा है मैराइन propulsion, पानी में भी लाइट की ज़रूरत होती है, तो जो जनरेट करता है वो ये होता है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा स्टेशनरी एप्लीकेशंस, मतलब एक जगह लगे हुए। पहला क्या है, पोर्टेबल, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, ये तीसरा है एक जगह लगे हुए। जैसे कि आपका बल्ब लगा है, एक जगह लगा है, ठीक है। तो इसके होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पावर जनरेशन। आप देखो ना, पावर हाउस वाले को फ़ोन करो, लाइट कट गई, तो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव पावर जनरेशन, ठीक है। कंबाइंड हीट एंड पावर। तीसरा है बैकअप पावर सप्लाई, जैसे बैकअप के लिए लोग क्या रखते हैं, जनरेटर रखते हैं, ठीक है, इन्वर्टर रखते हैं, लाइट चली गई इन्वर्टर रखे हैं बैकअप के लिए। तो ये एग्जाम्पल से क्वांटम में देखना, बहुत अच्छे से दिया है क्वांटम में। बट अभी क्या है, अभी टाइम कम है और आपको एक रिफाइंड नोट्स चाहिए, तो मैंने उनको दिए। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या होती हैं, न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी आर मेन कैरेक्टर्स। पहली चीज देखो भैया, अगर इसमें कमी क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक मतलब पैसा, पैसे से ही सारा काम होना है, ठीक है। तो न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी नई है, मार्केट में अभी आई है, तो अभी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और पॉपुलर भी है अगर, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी कम है, रिलायबिलिटी कम है, ठीक है। ये सब मेन चैलेंज है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइकिल एंड वैल्यू चेन, मतलब इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसकी जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, जैसे भी कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो उसकी डिज़ाइन का खर्चा आएगा, मटेरियल का खर्चा आएगा, जो बनाएगा लेबर रखोगे आप, बाकी ये अकेले तो है नहीं कि
1000 10,000 फ्यूल सेल बना ले जाओगे तो लेबर रखोगे, ठीक है। कंपोनेंट फैब्रिकेशन एंड असेंबली, इसमें भी लेबर का ही काम है, बट कंपोनेंट को फैब्रिकेशन करना है, उसको जोड़ना है, तो उसके लिए बोल्ट कसने के लिए हमें क्या लगेगा, स्क्रू ड्राइवर लगेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तीसरा का स्टैक सिस्टम असेंबली एंड बैलेंस मोड, 14% टोटल कॉस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। स्टैक सिस्टम असेंबली और बैलेंस 14% टोटल कॉस्ट उठा ले जाता है, ठीक है। इसका बहुत ही ज्यादा महंगा मिलेगा आपको फ्यूल सेल्स। तीसरा क्या, लास्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस नेसेसरी फॉर स्टैक सर्विस एंड यूजर एक्सेप्टेंस। कई बार सामान खराब हो जाता है तो यूजर वापस भेज देते हैं, तो उसमें भी बहुत पैसा लगता है। तो सारी बात पैसे की हुई है घुमा फिरा के इन 5 पॉइंट्स में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंट्रोपी एंड इट्स प्रिंसिपल, ठीक है। इंट्रोपी एंड इट्स प्रिंसिपल 1.15.16 पे दिया हुआ है। इंट्रोपी होती क्या है वो देख लो, तो साइक्लिक इंटेग्रल, ये साइक्लिक इंटेग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी, साइक्लिक इंटेग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो, द टर्म डी क्यू बाई टी इज कॉल्ड इंट्रोपी, यही आपकी इंट्रोपी, ठीक है। इतना लिखना है, आपको लिखना है। तो इंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्राइजिंग अ सिस्टम, एक पूरे सिस्टम की जितनी चीज जो वाइब्रेट करेगा, रैंडमनेस, जितनी तरफ से इधर उधर भागेगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, वही हमारी होती है इंट्रोपी। फिर इंट्रोपी प्रिंसिपल क्या होता है, इंट्रोपी प्रिंसिपल वैसे तो नहीं इंपॉर्टेंट, बट आपको पढ़ के जाना है क्योंकि कुछ नहीं पता है, तो इंट्रोपी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंट्रोपी में पढ़ा दे रहा हूं आपको, ठीक है। इंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और इन द लिमिट रिमेन्स कांस्टेंट, या तो बढ़ती है या तो लिमिट में कांस्टेंट रहती है, कम नहीं होती है कभी भी। आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट इक्वल टू एनर्जी इंटरेक्शन विद सराउंडिंग एंड टोटल एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि इसकी जो आइसोलेटेड सिस्टम है और एनर्जी इंटरेक्शन आपस में नहीं होता, ठीक है। और मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में जो आइसोलेटेड सिस्टम में जो एनर्जी इंटरेक्शन रहता है वो सराउंडिंग के साथ नहीं होता है, एंड टोटल एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो डी एस आइसोलेटेड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो डी एस आइसोलेटेड जीरो होगा, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, तो डी एस आइसोलेटेड ग्रेटर देन जीरो होगा। बट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैन नेबर डिक्रीज, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, अगला जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरनॉट वेपर पावर साइकिल विथ डायग्राम। कैरनॉट वेपर पावर साइकिल इसमें भी इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने भी 2 पार्ट में इसको भी बांट दी हैं। एक क्या है, आइडियल साइकिल, कैरनॉट वेपर पावर साइकिल एक आइडियल साइकिल है हैविंग हाईएस्ट थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी, ठीक है। दूसरा क्या है, वेरियस प्रोसेसेस ऑफ कैरनॉट साइकिल आर, तो इसमें 4 प्रोसेस होती है। सबसे पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम समझा दे रहा हूं मैं, बाकी सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ये आपको 2 लाइन खींचनी, एक में टी एक में एस, टी होता है टेम्परेचर, एस होता है एंट्रोपी। इसमें एक पहाड़ बना देना है, एक ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें जो है आपको एक बीच में एक स्क्वायर बनाना, मेरा रेक्टेंगल बन गया है बट कोशिश करना आप स्क्वायर बनाओ, ठीक है। इसमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, यहाँ से 1 to 2 वर्क हो रहा है, 2 to 3 हो रहा है, 3 to 4, 4 to 1, ठीक है। इतना क्लियर है। कैरनॉट वेपर पावर साइकिल है। अब प्रोसेस 1 to 2 हमारा होता है आइसोथर्मल हीट एडिशन, 2 to 3 हमारा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 3 to 4 होता है हीट रिजेक्शन, और 4 to 1 होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें चारों रिवर्सिबल होते हैं, बस दिक्कत है ये आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक। अब इफिशियंसी पे आ जाते हैं फटाक से। इफिशियंसी क्या होती है, नेट वर्क इज इक्वल टू टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क, नेट वर्क इज इक्वल टू टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क। W इज इक्वल टू H2 माइनस H3, H2 माइनस H3 माइनस H1 माइनस H4, H2 माइनस H3 माइनस H1 माइनस H4, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन बन गई। हीट एडेड इन प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2 में हीट एडिशन है, और हीट 1 to 2, और 4 to 1 में क्या है, नहीं 4 to 1 में नहीं, 2 to 3, 3 to 4, ये हमारा हीट रिजेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब इतना हो गया। हीट एडेड इन प्रोसेस Q1 to H2 माइनस H1, ठीक है। 1 to 2 में हमारा हीट एडेड हुई है तो 1 H2 माइनस H1। थर्मल इफिशियंसी क्या हो जाती है, नेटवर्क अपॉन हीट एडेड। नेटवर्क कितना है, H2 माइनस H1, नहीं सॉरी नेटवर्क आया हमारा ये, नेटवर्क हमारा ये हीट एडेड ये, ठीक है। अब इसे को जब सॉल्व करोगे तो ये इतना आ जाएगा, 1 माइनस H3 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। हीट रिजेक्टेड इन प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4 में हो जाती है H3 माइनस H4
उल्टा लिख दिया मैंने, सही है, H3 माइनस H4 ही होगा, ठीक है। एन कैर नॉट क्या होगा, 1 माइनस Q3/4 Q1/2, इतना याद कर लो। एन कैर नॉट हो जाता है 1 माइनस T3/T1, क्वांटम में ज़्यादा दिया है बट इतना याद करके जाओगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे जो है हीट पंप, जो कि थर्मोडायनेमिक में भी इंपॉर्टेंट है और हमारा एसी में भी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। हीट पंप में क्या, हीट पंप इज अ रिवर्स्ड हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर क्या है हमारा, रिवर्स्ड हीट पंप, मतलब सिमिलर टू हीट पंप और ऑपरेट्स एज रिवर्स्ड हीट इंजन। दोनों में सिमिलर है, सिमिलरिटी दिखी। ओके, एक मिनट एक मिनट। दोनों में सिमिलरिटी भी बता दूंगा मैं, सिमिलरिटी भी दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा है हीट पंप इज अ रिवर्स्ड हीट इंजन, रिसीव्स हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर एंड रिजेक्ट्स इट टू हाई टेम्परेचर। भाई सब दोनों एकदम एक ही होता है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, दोनों एक ही होता है। और ये अगर हीट पंप तैयार हो गया तो वो तैयार है, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है, वो भी समझा दूंगा, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नीड्स एक्सटर्नल वर्क, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नीड्स एक्सटर्नल वर्क। दूसरा क्या है, हीट पंप एक्सट्रैक्ट Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर T2 सोर्स एंड डिलीवर्स Q1 अमाउंट ऑफ हीट टू हाई टेम्परेचर T1 सिंक बाई कंज्यूमिंग W अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क। फिगर देख लो, बाकी सब क्लियर। ये हमारा हीट पंप है, ठीक है। हीट पंप क्या कर रहा है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है लो टेम्परेचर सोर्स। लो टेम्परेचर सोर्स में जैसे फ्रीज का काम होता है, फ्रीज के काम में क्या होता है कि जितने अंदर से लो टेम्परेचर बॉडी से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर मतलब बाहर जो है इन्वायरमेंट उसमें फेंकना, उसी तरह सेम इसमें हीट पंप क्या कर रहा है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है लो टेम्परेचर सोर्स से, उसको Q1 में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब अपनी भी कुछ जोड़ रहा है, ठीक है, और उसको Q1 को जो है भेज रहा है किसमें, हाई टेम्परेचर सिंक में T1 में। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 जो है हमारा ज़्यादा है T2 से, ठीक है। ये फिगर समझ गया तो ये पॉइंट लिख दोगे बना बना के, ठीक है। अब COP होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये हीट पंप का क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q1/W। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q1 माइनस Q2 होता है W के, अब इसी को उठा के वहां रख दिए हैं तो हो जाएगा Q1/Q1 माइनस Q2। अब चाहो तो एक पॉइंट और बढ़ा दो, यहाँ पे 8 कर दो, वहां करके आना तुम, ठीक है, 1 माइनस Q1/Q2 कर देना वहां। ये बढ़ाना, क्योंकि एक एक ट्यून में तुम्हें जितना बढ़ा के लिखोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। 10 से 11 नहीं हो जाएगा, अगर 9 से 10, 8 से 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला भी सिमिलर ये यही है, ठीक है, डिक्टो सेम है। रेफ्रिजरेटर सिमिलर टू हीट पंप ऑपरेट्स एज रिवर्स हीट, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एज मच एज पॉसिबल एंड डिलीवर टू हाई टेम्परेचर बॉडी। Q2 फ्रॉम T2 एंड रिजेक्ट टू Q, वही वाला पॉइंट है। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, Q2 ले रहा है T2 से, ठीक है, और Q1 उसमें अपना भी मिला मिलो के Q1 में भेज दे रहा है T1 में, ठीक है। ऑन जब W काम लगता है तो ऐसे कोई काम नहीं करता, सबको धक्का मुक्की है, ठीक है। यहाँ पे हिंदुस्तानी भाऊ वाला डायलॉग नहीं चलेगा, धक्का मुक्की करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो COP रेफ्रिजरेटर क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट सेम, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ Q1 था, यहाँ Q2 है, बस इतना डिफरेंस। तो Q2/W, तो फर्स्ट लॉ Q1 माइनस Q2 W, Q2/Q1 माइनस Q2, यही चीज आया, बस ये Q2 का चेंज है, वहाँ Q1 था, ठीक है, Q2 यहाँ है, वहाँ Q1 था, ये दिखा भी दे रहा हूँ, ये लो Q1, ठीक है। अब समझ गए। अब देखो, अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये रहा, इसमें एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, 4 स्ट्रोक इंजन 1:21 पे दिया है, छोटा सा एक डेफिनेशन दी है वही मैं लिख दिया। तो इंजन इन विच साइकिल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, इंजन इन विच साइकिल ऑफ ऑपरेशन, 2 पॉइंट याद रखने इसमें, दूसरा चौथा बाकी सब बेकार है, मैंने बेकार लिखा है, मगर नंबर चाहिए तो और भी भरना है वहाँ, ठीक है। अगर दोनों में पूछा गया तो 4 नहीं 8 लाइन लिखो, ठीक है, बस टाइम का ध्यान रखना है, बाकी पन्ना भरना, ठीक है। इंजन इन विच साइकिल ऑफ ऑपरेशन कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन और 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन और 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। अब मैं पूछ लूँ अगर तुमसे कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, इंजन इन विच साइकिल ऑफ ऑपरेशन कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन, 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन और 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्लियर है, इसमें कोई भी कहानी बूझने वाली नहीं चीज़। चलो आगे चलते हैं, आगे भी देख लो इंपॉर्टेंट क्या है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है बट देखना पड़ेगा यार, ठीक है। हाउ IC इंजन वर्क, IC इंजन पे ये पुराने प्रीवियस ईयर्स का पेपर भी है, वो भी आपका तैयार कराते चल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या देखो, IC मतलब होता है इंटरनल कंबसन, ठीक, इंटरनल कंबसन। तो इंटरनल कंबसन 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन
ठीक है, 4 पार्ट में काम करता है। 4 क्या है? सक्शन स्ट्रोक, दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा है एक्सपेंशन स्ट्रोक, चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इसमें समझने के लिए ना मैंने एक गलती कर दी, ये डायग्राम दूसरे नंबर पे बनाया, ये आपको पहले करना है। कैसे बनाना है वो सिखा दे रहा हूँ मैं। पहले एक स्केल लेना है और 4 डिब्बे बनाने, तीसरा चौथा, 4 डिब्बे बना लिए। डिब्बे बनाने के बाद 2 पिस्टन बंद करने हैं आपको, एक पिस्टन यहाँ और इसी बराबर की दूरी में एक पिस्टन इसमें तीसरे वाले में, और इसमें दूसरे वाले में एक पिस्टन, यहाँ चौथे वाले में एक पिस्टन। ठीक, क्लियर? इतना क्लियर? उसके बाद इतना बनाने के बाद एक लाइन नीचे खींच दो तुम, ठीक, लाइन नीचे खींचो, डॉटेड लाइन, और सब में इतना रखो। वहाँ भैया पेंसिल प्रकार से बनाना चाहो तो बना सकते हो, ज़्यादा नंबर चाहिए तो, नहीं तो आधा नंबर कम में पाओगे, ज़्यादा नहीं पाओगे। ठीक है, ये करने के बाद एक गोला बनाओ इसी के मिड पॉइंट मानते हुए। ये सब मैंने हाथ से बनाए हैं, लग भी रहा होगा। ठीक है, तो ये 4 गोले बनाने हैं आपको। 4 गोले बनाने के बाद 2 जिसमें पिस्टन ऊपर है उसकी डायरेक्शन की तरफ से एक ये बनाओ और एक लाइन मिला दो। एक ये बनाया, एक लाइन मिला दिया। इसमें क्या है? जिसकी डायरेक्शन नीचे है, ठीक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में, तो ये इसको इससे मिला दिया, ये इसको इससे मिला दिया। अब ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद ये बनाना है हमें 2 पाइप, पाइप 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 पाइप। ठीक है, ये बनाना है। अब ये लास्ट स्टेप है, ये और इसमें जो है हमारा स्पार्क प्लग बनाना है, स्पार्क प्लग। ये हमारा स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग। ये हमारा गैस भरा है, इसमें भी गैस भरा है, इसमें कुछ नहीं है, खाली है। अब ये जो होता है हमारा इनलेट वाल्व होता है या आउटलेट वाल्व होता है, यहाँ वैल्यू लिखा है, इनलेट वैल्यू आउटलेट वैल्यू, इनलेट वैल्यू एग्जॉस्ट वैल्यू। ठीक है, आउटलेट ही होता है, एग्जॉस्ट भी। ठीक है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा क्रैंक है। क्लियर? इसमें हमारी गैस भरी है, इसमें। अब समझने की बात करें तो इंटरनल कंबशन में 4 प्रोसेस होती हैं। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, 4 पॉइंट होते हैं इसमें। इट स्टार्ट्स व्हेन पिस्टन इज एट TDC, मतलब टॉप डेड सेंटर। TDC का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर यहाँ होता है और बॉटम डेड सेंटर यहाँ होता है, मतलब यहाँ के आसपास। TDC BDC, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, एंड अबाउट टू मूव टुवर्ड BDC। ये क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक में मतलब क्या है? ये तब शुरू होता है जब पिस्टन हमारा TDC पे होता है और BDC की तरफ मूव करने वाला होता है। अब दूसरा पॉइंट देख लो, इनलेट वॉल्व मतलब ये, आउटलेट वॉल्व मतलब ये। इनलेट वॉल्व हमारा ओपन रहता है, आउटलेट वॉल्व क्लोज्ड रहता है। ठीक, तीसरा पॉइंट डाउनवर्ड मोशन। इसमें डाउनवर्ड मोशन होगा, देखो एरो बना है, इसमें अपवर्ड होगा, इसमें डाउनवर्ड होगा, इसमें अपवर्ड होगा। डाउनवर्ड मोशन, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल ड्रॉन इन द सिलेंडर। जैसे इंजेक्शन भरते हैं तो क्या होता है, तो ये हमारा ओपन है इसलिए इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा सिलेंडर में। ठीक है, एट द एंड बोथ इनलेट एंड आउटलेट वाल्व आर क्लोज्ड। बाद में जो है इनलेट और आउटलेट बंद रहेगा। आगे के तुम ये प्रोसेस देखो कि इसमें दोनों में बंद है, इसमें इनलेट ओपन है, उसमें आउटलेट ओपन है, बाकी सब बंद है, ये सारे बंद हैं। एक ये खुला है, एक ये खुला है। इतना समझ में? अब देखो कंप्रेशन स्ट्रोक, सेकंड प्रोसेस है कंप्रेशन स्ट्रोक। गैसेस आर बीइंग कंप्रेस्ड, गैसेस जो है वो कंप्रेस की जा रही। ठीक है, और इसमें क्या है? इनलेट क्लोज है, मतलब ऊपर जा रहा है ना, जो मूव कर रहा है ऊपर, इसलिए कंप्रेस हो रही। इनलेट जो है हमारा क्लोज है, आउटलेट भी क्लोज है। तीसरा, जस्ट बिफोर एंड एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इग्नाइटेड बाय स्पार्क प्लग। जैसे ये पूरा बंद यहाँ तक पहुँचने वाला होता है, ये वाला यहाँ तक, तो तुरंत ही हमारा क्या होता है? इग्नाइट हो जाता है, आग, मतलब चिंगी, स्पार्क प्लग जो होता है वो चिंगी दे देता है और इग्नाइट हो जाता है, जैसे लाइटर चिंगी देता है। ठीक है, तो एंड एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इग्नाइटेड बाय स्पार्क प्लग। फिर बर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन पिस्टन इज एट TDC। बर्निंग कब होगी? जब ये यहाँ पहुँचने वाला होगा TDC पे, तभी बर्निंग शुरू होगी। और ड्यूरिंग बर्निंग के टाइम क्या होगा? केमिकल एनर्जी जो है सेंसिबल एनर्जी में बन जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाता है 2000 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा भैया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गुस्सा लग रही है तो तोड़फोड़ भी होगी ना। ठीक है, इतना कम समझ गए? ठीक है, अब एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन तीसरी प्रोसेस है। इसमें क्या है? बर्न्ड गैसेस फोर्सेस पुश पिस्टन टुवर्ड्स BDC। अब यहाँ पे एकदम भरा पड़ा, ठीक है, एकदम गुस्सा, तो अब ये क्या है? इसको धक्का देगा, ये पिस्टन हमारा नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स BDC। TDC से BDC की तरफ जाने शुरू करेगा, फिर पावर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब देख लो
यही ख़त्म कर रहे हैं इसको। तीसरा है बोथ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ मैंने इक्वल लिखा, वहाँ इक्वल मत लिखना, गलती मत करना, वहाँ 4 लाइन ले लेना बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस लिखने में, ठीक है, चूकना मत। फिर चौथे में क्या है, बोथ वॉल्व्स रिमेन क्लोज, मतलब दोनों वॉल्व मैंने बता दिया ना आपको, तीसरे में भी दोनों क्लोज हैं, दूसरे तीसरे में दोनों वॉल्व क्लोज हैं, इनलेट आउटलेट। चौथा देख लो, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इनलेट वैल्यू और आउटलेट वैल्यू भी लिखा है क्या हमने, हाँ वैल्यू भी होता है वॉल्व भी होता है। तो इनलेट जो होती है हमारी बंद है, आउटलेट हमारी ओपन है। पिस्टन मूव फ्रॉम BDC टू TDC, क्या हो रहा है, BDC यहाँ से ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन अप, तो BDC टू TDC, इसलिए हमारा क्या रहेगा, एंड बर्न्ड गैसेस स्वीप आउट फ्रॉम सिलेंडर। अब खुला है तो भाई जाएगा ना बाहर, अब सिरिंज होती है उसको जब प्रेस करोगे तो पानी तो निकलेगा ना, अगर उसका वो बंद नहीं किया हो तो, ठीक है। इतना क्लियर है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। अभी एक पॉइंट बचा है, रैंकाइन साइकिल देख लेना, क्योंकि कई बार पूछा गया है, थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा, वो तो आपको तैयार करना ही करना है। अभी भी तैयार कर लो, मैंने रैंकाइन बता दिया है, अगर आपने तैयार किया होगा तो आपको तैयार हो गया होगा। दैट्स इट गाइज, चैप्टर नंबर 1 से इतना ही है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 कल मिल जाएंगे आपको, 100% मिल जाएंगे, नो डिले नथिंग। बस वीडियो लंबा हो गया, 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो आपको करना क्या है, पूरा वीडियो अगर देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, तो भैया वीडियो आ गया है, परेशान मत हो, पास हो जाओगे। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।